हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये जो हमारा जीएस पॉइंटर के घटना चक्र की बुक से जो चल रहा था हिस्ट्री का, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री हमारा चल रहा था, उसमें हमने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था वो हमारा था 1857 की क्रांति, और उसके बाद कुछ जन आंदोलन भी थे, उसे भी हमने कवर किया था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, और देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस बुक का PDF जब वीडियो समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से इसका PDF भी ले सकते हैं। तो ये बुक आप लोगों को जैसा कि पता है कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और ख़ास करके जब एग्ज़ाम आपका पास हो तो वन लाइनर बुक ही काम आता है, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव आप बनाएंगे उतना अच्छा होगा। तो ये वन लाइनर है और बहुत ही अच्छी बुक है, इसे एक बार आप लोग कवर ज़रूर करें एग्ज़ाम देने से पहले। और मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचा देना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले है, भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। तो आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत में प्रथम मदरसा जो स्थापित किया था वो कोलकाता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में। भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कथन दिया है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था। ये कथन जो है बिल्कुल सही है, और वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं का उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्यालय का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या है। दादा भाई नेरोजी माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी वो माइकल मधुसूदन दत्त थे। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स ब्लिंक्सन ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भागवत गीता के रचयिता कौन है। उसके बाद है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो सर विलियम जोन्स ने। उसके बाद है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षा भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो चार्टर अधिनियम 1813 का था। 1813 का चार्टर अधिनियम जो था वो ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। उसके बाद है कि वुड डिस्पैच के बारे में सत्य कथन है कि सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन एंड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। उसके बाद है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा के लिए। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो संबंधित था वो किससे? शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं विकास पर। हंटर कमेटी जो था वो प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास के लिए था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था वर्ष 1917 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो सदस्य थे सैयद हुसैन बिलग्रामी
और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर सम्मिलित होकर एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किए थे। ये 2 भारतीय थे और उस टाइम जो लॉर्ड कर्जन की सहायता किया था 1902 में। उसके बाद है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा के क्षेत्र से। भारत की शैक्षिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1935 के मैकाले स्मरण पत्र पर। भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव जो पड़ी वो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी 1813 का चार्टर एक्ट से। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, कोलकाता में, मद्रास में और बम्बई में, जिससे सतत प्रयत्नों से बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वह थे D.K. कड़वे। D.K. कड़वे के प्रयत्नों से बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना संबंधित है V.G. तिलक से। V.G. तिलक से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित है। हिंदू कॉलेज कोलकाता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना हुआ था हिंदू कॉलेज कोलकाता की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की वो राजा राम मोहन राय ने। सही सुमेलित है, संस्थान और संस्थापक का नाम दिया है। कोलकाता मद्रास का वारन हेस्टिंग्स था। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कॉलेज वेलेजली, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली याद रखिएगा, और कोलकाता मदरसा का वारन हेस्टिंग्स को याद रखिएगा। वेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए। किसने? वेलेजली ने। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने, यह एक वाइसराय था जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, VHU का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में है उसे सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था BHU को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो सबसे पहले है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। वेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, तो वो वेलेजली ने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया वो लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। कनाडा के बैरकपुर में फ्री हिंदुस्तान बैंगीपुर है, बैरकपुर नहीं है, बैंगीपुर है। कनाडा के वैंकूवर है, कनाडा के वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने।
कहाँ? कर्नाटक के वैंकूवर में हिंदुस्तान फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिराइतुल अखबार को प्रकाशित करते राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन कोलकाता से हुआ था। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। गदर पत्र का प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था वो कौन सा भाषा था? उर्दू भाषा में था। और गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्रिका। क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका था ये। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया वो केसरी था। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया हुआ समाचार पत्र था। क्रांतिकारी काल के लोकप्रिय पत्रिकाओं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती है वो बंगवासी, काल तथा केसरी थी। अब है वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वकालत की थी। संध्या, युगांतर और काल। यह था संध्या, युगांतर तथा काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। द इंडियन ओपिनियन पत्र छपता था गुजराती, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी भाषा में। और क्वेश्चन इससे ऐसे आता है कि कौन सा इसमें से कौन सा पत्र है जो उर्दू भाषा में नहीं छपता है? तो द इंडियन ओपिनियन वो जो है उर्दू में नहीं बल्कि गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में छपती है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। दी इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका था जो दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किए थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कोलकाता से हुआ था उदंत मार्तंड। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी जो महात्मा गांधी ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है वह इंडियन नेशन था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। अब आगे दिया है सही सुमेलित है समाचार पत्र और भाषा। तो भारत मित्र हिंदी भाषा में छपती थी, राष्ट्रमत मराठी का था, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। फिर नेक्स्ट है सुमेलित है समाचार पत्र और उसके संपादक। तो दैनिक आज के शिव प्रसाद गुप्त संपादक थे। द लीडर के मदन मोहन मालवीय संपादक थे। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के जवाहरलाल नेहरू संपादक थे और द पायनियर के जॉर्ज एलन थे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन। नेक्स्ट है कि कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन के समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वो प्रताप था। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पांथिक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वो व्यक्ति कौन था? प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। गांधी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था पुणे, यानी वर्तमान में पुणे है, पहले पूना कहा करते थे उसी को, इसका नाम चेंज हो गया, पहले पूना था अब पुणे हो गया है। तो गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था साप्ताहिक पत्र जिसका नाम हरिजन था
और वो अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था। वो कहाँ से? पूना से। उसके बाद है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, आरंभ किया गया था V.R. अम्बेडकर ने। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था B.R. अम्बेडकर ने। अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया वो अल हिलाल था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया था वह वंदे मातरम था। यह एक उर्दू समाचार पत्र था। नेक्स्ट है सही सुमेलित है समाचार पत्र और उसके संपादक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी। बंगाली S.N. बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। समाचार पत्र और प्रारंभकर्ता का नाम दिया हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल को प्रारंभ किया था फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ को प्रारंभ की थी एनी बेसेंट। लीडर को प्रारंभ किए थे मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रारंभ किया गया था और जस्टिस T.M. नायर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है सही सुमेलित है एनी बेसेंट न्यू इंडिया के लेखक हैं। महात्मा गांधी यंग इंडिया। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट, ठीक है, और महात्मा गांधी तो यंग इंडिया। महात्मा जी यंग थे इसलिए यंग इंडिया, और एनी बेसेंट एनी में न्यू आ रहा है ना तो न्यू इंडिया। उसके बाद लोकमान्य तिलक केसरी। V.R. अम्बेडकर मुख्य नायक। दादाभाई नौरोजी राष्ट्रगुप्तार। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान। संवाद कैमुदी राजाराम मोहन राय। नवजीवन M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी। स्वराज टी प्रकाशम। प्रभात N.C. केलकर। कौमी जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दोनों एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया अखबार था, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। द हिंदू बंगाली दी महराथा द टाइम्स ऑफ इंडिया में से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, वो द टाइम्स ऑफ इंडिया था, ये समाचार पत्र नहीं था। सही सुमेलित हैं बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया। अरविंद घोष वंदे मातरम। ब्रह्म माधव उपाध्याय संध्या। मोहम्मद अली कॉमरेड। मोहम्मद अली का कौन सा है? कॉमरेड। अब है सही सुमेलित फिर दिया है कि S.A. डांगे द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद नवयुग मुजफ्फर अहमद की है। गुलाम हुसैन इकबाल की। गुलाम हुसैन इनकलाब की गुलाब हुसैन इनकलाब। M. सिंगरवेलू लेबर किसान गजट M. सिंगरवेलू। समाचार पत्र और उसके प्रकाशक दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। इंदु प्रकाश M.G. रनाडे। नेटिव ओपिनियन V.N. मांडलिक। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। फिर समाचार पत्र और प्रकाशक दिया हुआ है वंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष। फिर है सुमेलित है समाचार पत्र और संपादक। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर की है। केसरी बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। हिंदुस्तानी के संपादक गंगा प्रसाद वर्मा थे। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया गया था अब्दुल गफ्फार का के द्वारा। 10 रोजा पत्रिका। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें सबसे पहले है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया वह बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े थे। नेक्स्ट है कथन और कारण। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये सही दिया है कारण पढ़ते हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे।
तो क्या है कि दोनों सही है और ए जो है आर का सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है कि कुलीन जमींदार और नवीन धनवान व्यापारी शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया वो शिक्षित हिंदू माध्यम वर्ग के लोग थे, जिन्हें सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। भारतीय जागृति का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय को। भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। जागृति और पुनर्जागरण दोनों के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद के और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। आत्मीय सभा प्रथम संस्था थी राजा राम मोहन के द्वारा स्थापित। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेस तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। बाल विवाह, सती प्रथा, पश्चाताप शिक्षा तथा मूर्ति पूजा में वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था वह पश्चात शिक्षा का राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन है कि ब्रह्म समाज मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी और बंगाल गजट में से वह जिसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया वो समाचार चंद्रिका था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद या फिर न्यू हिंदुइज्म बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, न्यू हिंदुइज्म। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी वो स्वामी विवेकानंद ने। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक हैं विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया। सरदामणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह कथन स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से जड़ सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन सिस्टर निवेदिता का था। सिस्टर निवेदिता का कथन था कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरफ से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुआ था। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी विवेकानंद सरस्वती को है। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय वेदों की ओर लौटो कहा था दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो कहा था दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। सत्य प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज की और इसके रचनाकार कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज के द्वारा। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, कथन कारण में दिया है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। सही है। और आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अच्छा शासन, स्वशासन तथा स्थानापन्न नहीं है कहा था स्वामी
दयानंद सरस्वती ने। फिर से रिपीट करते हैं कि अच्छा शासन स्वशासन का अस्थानापन नहीं है। यह कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया स्वामी दयानंद सरस्वती थे और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती का सही कालक्रम है तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक MG ननादे थे। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे। पिछड़े वर्ग का उत्थान मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया वो राधाकांत देव थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवादी कहा जाता है वो गोपाल हरि देशमुख थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी M मालावारी। महानतम पारसी समाज सुधारक थे। दी एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट पारित किया था 1891 में। उसका प्रधान सबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों का निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, डैश के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं तो वो जो हो जाएंगे महादेव गोविंद रानडे हो जाएंगे। नेक्स्ट है सही सुमेलित है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसके लेखक थे GK गोखले। संस्थापक थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे GK गोखले। सोशल सर्विसेज लिंक NM जोशी। सेवा समिति के संस्थापक HN कुंजरू। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण जो था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारकों को नहीं रखना चाहती है, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। नेक्स्ट है सही कथन है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। 1856 में जो कानून पारित हुआ वह धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का कानून था। 1856 में दोनों कानून पारित हुआ था। कौन सा? धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह। पश्चिमी भारत के DK कॉर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह दोनों से संबंधित थे। वह व्यक्ति जिसे विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध मानने में सफलता प्राप्त वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। नेक्स्ट है सही कथन। 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। कब? 1829 में। किसने? विलियम बेंटिंक ने। और 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। 1833 एक्ट 5 ने गैर कानूनी बना दिया गुलामी यानी दास्ता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष बताई थी। नेटिव मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह कितना बताई थी? 14 वर्ष, जो 1872 में आया था। फिर 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन सस्पेंटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 में
पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। इन तथ्यों से संबंधित है वी.एम. मालावाड़ी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम क्रमशः निर्धारित की गई आयु 14 वर्ष लड़की का और लड़का का 18 वर्ष था। शारदा अधिनियम के तहत था। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लाडोवोस्टिक ने की थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट सही सुमेलित है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के और महादेव गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट दिया हुआ है सही सुमेलित है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम उसके संस्थापक थे। नेक्स्ट फिर दिया है सही सुमेलित है यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, रहनुमाई मसदेवशन सभा नरोजी फुरदोंजी संबंधित हैं। सही सुमेलित है ब्रह्म समाज का स्थापना कोलकाता में हुआ था। मानव धर्म समाज सूरत में, आर्य समाज बम्बई में, नदवा उल उलमा लखनऊ में। सही सुमेलित है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सर सैयद अहमद खां मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में जो है उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। तो तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। वह समाज सुधारक जिसने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया वो राजा राम मोहन राय थे। और जूरी अधिनियम कब आया था 1826 में। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब 1870 में। MC सीतलवार, VN राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना पूना में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे तिरुनेलवेली में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुए जब उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। तो क्वेश्चन ये बार बार आता है कि शिवाजी और गणपति उत्सव किसने मनाया था सबसे पहली बार? तो लोकमान्य तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यदि भगवान असपृष्टता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इनका क्या कथन था कि यदि भगवान असपृष्टता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन था। नेक्स्ट है सही सुमेलित है राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिवेशों में निहित है। राजा राम मोहन राय का कथन है। केशव चंद्र सेन का कथन है कि यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ब्रह्मवाद को क्या बनाना चाहिए? विश्व धर्म बनाना चाहिए। वहीं दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म की है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उसके बाद है संगठन और व्यक्ति से संबंधित। तो यंग वंग आंदोलन हेनरी बेबियन डेरोजियो से संबंधित थे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर V.R. अम्बेडकर संबंधित थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल आलकॉट, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय। सही कथन है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के लिए विकास में सहायता दी। कौन?
तीनों कौन थे? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज, तीनों ने। उसके बाद सही कथन है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सही सुमेलित है आंदोलन, संगठन और नायक या फिर लीडर। संगठन से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं उनसे देखते हैं। तो अखिल भारतीय असंप्रस्ता लिंग महात्मा गांधी से संबंधित है। अखिल भारतीय असंप्रस्ता लिंग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन ईपी रामास्वामी नय्यंग, नव बौद्धवाद का प्रवर्तक डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। दारा उल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने किया था। किसका? दारा उल उलूम की स्थापना किसने किया था? मौलाना शिबली नुमानी ने। देवबंद आंदोलन जो यूपी में हुआ था, आरंभ हुआ था 1866 में। कौन सा आंदोलन? देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत में हुआ था 1866 में। 1824 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार के। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। हाली पद्धति। नेक्स्ट है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। इसे देखते हैं। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में हुई थी। दी दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा, दी पूना सार्वजनिक सभा में, जिसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश सांसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की, वह दी पूना सार्वजनिक सभा था। जो ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी, पूना सार्वजनिक सभा। अब है भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से 1874 ईस्वी में बर्खास्त किया गया था, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। इनको ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से 1874 में बर्खास्त कर दिया गया था। सुरेंद्र बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, वो इंडियन एसोसिएशन था। इसे 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय किया गया था। नेक्स्ट है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। सही कालक्रम है बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता थे। किसके? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की संस्थापक। नेक्स्ट है सही सुमेलित है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता। संस्थाओं का सही कालक्रम है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश, इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। ये इसका सही कालक्रम है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है संगठन और संस्थापक। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी हैं। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के स्थापक विलियम एडम्स और लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर हैं। सही सुमेलित है इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान से संबंधित है। सही सुमेलित है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का स्थापना 1804 में हुआ था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1838 में हुआ था। उसके बाद है सही सुमेलित है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन
के संस्थापक राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तैलांग, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू और एशियाटी सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स। तो ये यहाँ पर टॉपिक समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसे देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। कौन थे? असैनिक सैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। और संस्थापक पूछा जाए तो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी थे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था A.O. ह्यूम। महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। किसने मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। दादाभाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? 33 थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति था विलियम डिग्बी। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और दूसरे कौन थे? तो रहमतुल्ला सयानी थे। और पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य था कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। फिर देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करते हुए उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। भारत के सभी वर्ग के समुदाय को एकत्रित करके उसमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्ष में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद खान में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखते वो सर सैयद अहमद थे। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो संबंध नहीं रहे। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक में से वो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया वो बाल गंगाधर तिलक थे। लाल बाल पाल त्रिकूट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आशफ अली, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही वो है एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना वो कोलकाता अधिवेशन 1917 में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। सही कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ बंकीपुर में। कहाँ हुआ? 27वां अधिवेशन बंकीपुर में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था वो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन को रखा था। सही कथन है कि C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। अल्फ्रेड वेब
1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अल्फ्रेड बेब। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, कहा था लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा, जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना, यह कथन लॉर्ड कर्जन का था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो सुभाष चंद्र बोस थे। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत में स्वतंत्र प्राप्ति के सुझाव दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया, वो महात्मा गांधी थे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो 1919 में हुआ था के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोगी चुना गया था, एन.सी. केलकर तथा आई.वी. सेन को। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई, 1915 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवन चेरियर ने की थी, वह नागपुर अधिवेशन 1920 का, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? राघव चेरियर ने। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। सत्य कथन है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र जो 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के M.K. गांधी थे। 1922 में गाया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही कालक्रम पहले महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, वो बेलगांव अधिवेशन था जो 1924 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सही सुमेलन है अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान। तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 से संबंधित थे, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 से संबंधित थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे अधिवेशन 1934 और अबुल कलाम आजाद रामगढ़ आंदोलन अधिवेशन 1940 से। फिर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, वो लखनऊ अधिवेशन था। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थे। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, वो अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है सही सुमेलित है कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन से, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन, सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस हरपुरा अधिवेशन से संबंधित है। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष J.V. कृपलानी थे। जनगण मनगण पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कोलकाता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो अमृतसर का अधिवेशन 1919 था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। अब है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। देखते हैं महात्मा गांधी के पदार्पण में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटना थी 1898 का इटली अबिसिनिया युद्ध, चीन का बक्सर आंदोलन, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। ये जो था महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय घटना था। उसके बाद कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा बाम बंदे आंदोलन। वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, वो स्वदेशी आंदोलन था। अधिकतम नरमपंथी के नेता शहरी क्षेत्र से थे। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नेरोजी ने। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में
उग्रपंथी नहीं था, वो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतगोतव्य समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था अरविंद घोष। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में उग्रवादी थे बिपिन चंद्र पाल या उग्रवादी से थे। राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में नर्मदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। एक बार इसको फिर से रिपीट कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में जब बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से पूछ रहा है कि नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो बाल गंगाधर जो थे वो नरम दल में से नहीं थे। और शेर ए पंजाब किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था मौजनी को। उन्होंने मौजनी, गैरीबाल्टी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वो अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वो केंद्रीय सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, वो लाला लाजपत राय थे। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्य मार्गिक नहीं था, वो बाल गंगाधर तिलक मध्य मार्गिक। स्वदेशी समर्थक थे अरविंद घोष। भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। उसके बाद है कि वीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, वो मैक्स मुलर ने कहा था। 1908 से 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह बाल गंगाधर तिलक थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधाराओं को निरूपित करता है संवैधानिक संस्थानों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक संसाधनों से स्वशासन प्राप्त करना। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति थी। कथन 1 में है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे और आर में दिया है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। एक गलत है लेकिन आर जो है वो सही है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किए। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किए थे वीजी तिलक ने। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया, वो बाल गंगाधर तिलक थे। वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी वो शौकत अली थे। नेक्स्ट है हमारा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था वी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत का 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। मित्र मेला संघ शुरू किया था विनायक दामोदकर सावरकर ने। मित्र मेला। वी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मौजनी की जीवनी लिखी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 नामक पुस्तक लिखी और 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद पड़े। यह सब वी.डी. सावरकर का है। नेक्स्ट है कि हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया 1925 में। हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। अनुशीलन समिति की स्थापना पी.वी. मित्र ने किया। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया वह अनुशीलन समिति था। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक
लोकमान्य विशेषण दिया गया क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती स्थान था पूर्वी बंगाल में। कौन सा? वर्रा डकैती स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 का संबंध है उसमें प्रफुल्ल चाकी से। वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया वो चित्तरंजन दास ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में और हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में 1924 और कानपुर। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था तो शिव वर्मा, मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया, वह कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह पंक्ति लिखे थे राम प्रसाद बिस्मिल ने। अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल को, आसफ उल्लाह को, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अभी काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये करेंट का क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, तो आप लोग जरूर बताएंगे। तो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था वर्ष 1925 में। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह और आसफ उल्लाह खां क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा था भगत सिंह। सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल चंद्रशेखर आजाद और ममंथनाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला वो चंद्रशेखर आजाद थे। आसफ उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था वो चंद्रशेखर आजाद था और काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, कहा था वजीद अली शाह ने। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, वजीद अली शाह ने यह कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में गठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब हुआ था? 1928 में। बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाते हुए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। कौन सा? बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए। और सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 21 साल थी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह। सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इसे पहले कौन स्थापित किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सोशलिस्ट वर्ड को ऐड कर दिया गया। और वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुई थी। 1928 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मार डाला था मुठभेड़ में गोलियों से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। वह वाद जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी वो लाहौर षड्यंत्र केस में। भगत सिंह का स्मारक स्थित फिरोजपुर में है। लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी नहीं हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। कौन से? बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था आसफ उल्लाह खां। मुकदमों का सही कालक्रम: लाहौर मुकदमा पहले, फिर कानपुर मुकदमा, फिर काकोरी मुकदमा, फिर मेरठ का मुकदमा। तो लाहौर, कानपुर, काकोरी, फिर मेरठ। नेक्स्ट है सही सुमेलित है हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 से 1930 और काकोरी षड्यंत्र 1925 में। नेक्स्ट सही सुमेलित है दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे अमीर चंद्र, रास बिहारी बोस। काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे आसफ उल्लाह और लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास।
मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस संयंत्र के लिए कैद किए गए थे वह था कानपुर वोल्शेविक संयंत्र कांड। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चटगांव शास्त्र धावा आयोजित किया गया था सुरसेन ने। किसने किया था? सुरसेन ने। स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम आयु में शहीद हुए थे खुदीराम बोस। नेक्स्ट सही सुमेलित है, देखते हैं। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर से संबंधित है, स्थापना किए थे। अनुशीलन समिति का अरविंद घोष ने किया था। गदर पार्टी का लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी C.R. दास। सही सुमेलित है संगठन और संस्थापक मित्र मेला वी.डी. सावरकर या गणेश सावरकर। इंडियन रिपब्लिक आर्मी S. सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन S.N. सन्याल। सही सुमेलित है काकोरी संयंत्र राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। लाहौर संयंत्र जतिन दास। जतिन दास जिस आरोप पे बंदी बनाए गए थे वो लाहौर संयंत्र था। जेल में भूखे हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो जतिन दास था। नेक्स्ट है सही सुमेलित है जतिन दास भूख हड़ताल किए थे। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। भगत सिंह की फांसी हुई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह से संबंधित है। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है सही सुमेलित है संघ और संस्थापक रूवोल्ट ग्रुप के संस्थापक सूर्यसेन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। नेक्स्ट है अभिनव भारत अनुशीलन समिति न्यू नेशनल पार्टी इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन था अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति का। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। सही कथन है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहेड़ी, रोशन सिंह और आशफ उल्लाह खां में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिनकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। सचिंद्र नाथ सन्याल, राजेंद्र लाहेड़ी, चंद्रशेखर आजाद, गोपीनाथ साहा वह क्रांतिकारी नेता जिसने कोलकाता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या के प्रयास किया था वो गोपीनाथ साहा ने किया था। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह एक उग्रवादी था। बिपिन चंद्र पाल एक उग्रवादी थे। शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त या जोशी में से एक महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी वो बीना दास ने। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, कहा था भगत सिंह ने। लाठी क्लब, हिंदू अखड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के प्रारंभ किया गया था श्याम कृष्ण वर्मा ने। इंडियन होम रूल सोसाइटी के स्थापित हुई थी वर्ष 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था। गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी सोहन सिंह भखाना ने 1913 में। गदर पार्टी का पहला सभापति सोहन सिंह भखाना था। लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्ला और खुदीराम बोस में से वह जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे वो खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? अमेरिका में। गदर था भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति पिछड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक संस्कार की स्थापना की वो महेंद्र प्रताप थे, जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसने प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे वो अफगानिस्तान से। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है भिखाजी रुस्तम कामा।
मैडम भिखाजी कामा से संबंधित सही कथन है कि मैडम कामा दादा भाई नेरोजी की निजी सचिव रही और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। वह पहली महिला जिसने भारतीय तिरंगा का सबसे पहला फहराया वो भिखाजी कामा ही थी। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया स्टुटगार्ट में। वो व्यक्ति जिन्होंने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली वो मदन ढिंगरा और उद्धम सिंह को। वह बात जो मैडम भिखाजी कामा, एम बरतुल्ला, वी.एस. अय्यर और M.N. राय के समान थी। वो सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। कामागाटमारू कनाडा की यात्रा पर निकला जो एक जलपोत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वी.डी. सावरकर तथा सरदार भगत सिंह कमाटमागारू की घटना से संबंधित है। तो बाबा गुरदीप सिंह जो हैं, गुरदीप सिंह, वो कमागाटमारू घटना से संबंधित हैं। इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था तथा स्वदेशी आंदोलन। इसे देखते हैं। तो हड़प नीति, बंगाल विभाजन या अस्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि में सबसे बाद में जो हुआ वो बंगाल विभाजन हुआ। यह हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है कि बंगभंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगभंग आंदोलन विरोधी प्रारंभ। वह आंदोलन जो बंगभंग के बाद शुरू हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल या वाइसराय लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है कि W.C. बनर्जी, S.N. बनर्जी, R.N. टैगोर तथा V.C. तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और एक पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध समर्थक थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया 1905 में। बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम थे बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम था, बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया सैयद हैदर राजा ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 के स्वदेशी आंदोलन मुक्त अप्रभावित रहे कृषक तथा मुसलमान के द्वारा। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना वो स्वदेशी आंदोलन ही था। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में सही कथन है वो है कि 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे और टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों में सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करवाना था। और अश्वनी कुमार दत्त ने बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व भी किया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है कि कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया न ही शामिल हुए। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सही कथन है, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्यमों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया।
स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविनिंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब है कांग्रेस, बनारस, कोलकाता एवं सूरत अधिवेशन। इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। कब हुआ था? 1905 में। और 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक भक्त जिसने महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में जीवनी कार्य ने वर्णन किया है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है। स्वराज का बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नेरोजी ने। स्वराज का बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने ही रखा था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था वो कोलकाता अधिवेशन था जो 1906 में हुआ था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा दयानंद सरस्वती ने किया था। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दादा भाई नेरोजी को दिया गया है। दादा भाई नेरोजी के विषय में सत्य कथन है कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बॉम्बे की महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। दादा भाई नेरोजी के विषय में सत्य कथन है कि वह पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 1892 में उन्होंने पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का आरंभ किया था। उसके बाद है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी ही थे। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष R.V. घोष थे। भारतीय कांग्रेस उदारवादी एवं उग्रवादी विभाजित हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कोलकाता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करना अथवा अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। वो 4 संकल्प थे: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की राजनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1907 में सूरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों का वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों के विश्वास का अभाव था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का गठन जो 1906 में हुआ था। ये छोटा सा ही टॉपिक है, 2 टॉपिक है, इसे कंप्लीट कर देते हैं इसी में। तो सबसे पहले सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खान से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग प्रथम अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे वो आगा खां ही थे। और 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। कथन ए में दिया है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण दिया है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो ए सही है और आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य कथन है। तो हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने
इसका विरोध किया था। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल सिंधवी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वाले में से थे। वर्ष 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का वर्ग। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुसलमान की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में हुई। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह लिखा W. हंटर ने। नेक्स्ट टॉपिक बहुत छोटा सा है, मार्ल मिंटो सुधार। दोनों को इसमें कंप्लीट कर देते हैं। मार्ल मिंटो सुधार जो है वो बिल पारित किया गया था 1919 में। मार्लो मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था? 1919 में। और 1919 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधि की। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वो था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट है दिल्ली दरबार और राजधानी में परिवर्तन। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। वर्ष 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग था। भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? 1912 में। नोट में दिया है कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया वो लॉर्ड हार्डिंग पर फेंका गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ 1912 में। भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन 1912 में हुआ था। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, फिर पढ़ेंगे होम रूलिंग आंदोलन और बाकी जो बचा है उसका 2 वीडियो हम और लाएंगे। उसके बाद ये हमारा समाप्त हो जाएगा। 2 वीडियो के बाद ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स, जो बिल्कुल इसमें अप टू डेट है और करेंट अब दिया हुआ है। तो इसे पढ़ने के बाद आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा एक बार ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो इकोनॉमिक्स का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।